हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिक्स। आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर। बिना टाइम गवाए चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर आप 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी देखेंगे तो उसमें ये चैप्टर पहला है नहीं। उसमें सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, बट वो चैप्टर मैं पहले नहीं ले रही हूँ। और मेरे इस चैप्टर को पहले लेने का रीजन सिर्फ बहुत सिंपल है कि बायोलॉजी अगर कहीं से शुरू होती है तो वो है सेल, और अगर कहीं खत्म होती है तो वो है सेल। तो इस चैप्टर में आप जितनी भी नॉलेज गेन करेंगे, जितनी भी चीजें आप समझेंगे, पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी, और इन सब का एप्लीकेशन आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातों से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। चैप्टर में आप पढ़ने क्या क्या वाले हैं ये सब समझना जरूरी है। वैसे तो चैप्टर ने खुद ही बता दिया, सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोई भी बच्चा जिसने अभी अभी जस्ट 10th खत्म किया, उसने एक लाइन हमेशा हमेशा पढ़ी होगी, और वो है ये कि सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें दो चीजों पे आपको गौर करना जरूरी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पे। जब आप अपने आजू बाजू कोई भी घर देखते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो होगी एक ब्रिक। यानी कि ब्रिक के साथ जब दूसरी ब्रिक अटैच होगी, ऐसे कर करके हम लोग पूरा घर को एक स्ट्रक्चर देंगे और तब जाके हमारा एक पूरा घर बनके तैयार होगा। इसी तरीके से आप जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आप अपने आजू बाजू देखते हैं, चाहे वो हम खुद हो, चाहे वो गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, कोई भी हो, कुछ भी हो, उनमें आपको सेल हमेशा हमेशा देखने के लिए मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि सेल एक दूसरे से कंबाइन कर करके एक बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। लेट्स कम ऑन टू फंक्शनल। फंक्शनल में अगर हम इस वर्ड को तोड़े तो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि है फंक्शन। ठीक है, तो बॉडी में हमको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स बन रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम्स रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली में हो कहाँ रही है? ये सारी चीजें हो रही है सेल के अंदर। यानी कि अगर एक सेल नहीं होगा तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे, इसलिए सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बात आ गई है तो चलिए ऑर्गेनिज्म के मैं आपको दो मेन टाइप्स बता देती हूँ। पहला टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्यूलर, और दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है मल्टीसेल्यूलर। यूनि यानी एक, और सेल्यूलर यानी सेल। मल्टी यानी मेनी, सेल्यूलर यानी कि अगेन सेल। यानी यूनिसेल्यूलर अगर कोई मैं ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है, ऑर्गेनिज्म ए जो है, मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है ए और एक ऑर्गेनिज्म है बी। अगर मैं बोलूं कि और ऑर्गेनिज्म ए जो है वो यूनिसेल्यूलर है, तो आपने समझ जाना है कि ऑर्गेनिज्म ए में कितने सेल्स होंगे, ओनली 1 सेल। अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनिज्म बी जो है वो मल्टीसेल्यूलर है, तो आपने समझ जाना है कि उसमें मोर देन 1 सेल होगा प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स है, तो हम यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर? ऑब्वियसली मल्टीसेल्यूलर। लेकिन अगर मैं किसी बैक्टीरिया की बात करूं, किसी फंजाई की बात करूं, ईस्ट की बात करूं, तो वो सारे क्या है? यूनिसेल्यूलर है, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल मिलता है। अब क्योंकि ये चैप्टर बता रहा है सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये क्यों बोलते हैं ये हम समझते हैं। एक सेल अगर उसको हमें लिविंग बोलना है तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए। पहले तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंटली, और दूसरी चीज वो सारे इसेंशियल फंक्शन ऑफ द बॉडी को परफॉर्म करना चाहिए, यानी परफॉर्म्स एवरी इसेंशियल फंक्शन। अगर ये दोनों चीजें कोई सेल कर रहा है तो उसको हम लोग लिविंग बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों चीजें कोई सेल नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग लिविंग नहीं बोल सकते। यानी कि ऐसी कोई चीज जिसमें एक सेल तक नहीं है उसको हम लोग लिविंग
नहीं बोलेंगे। ऐसी कोई चीज जो अपने इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रही है उसको हम लोग सेल नहीं बोलेंगे। ऐसी कोई चीज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, उसको किसी की जरूरत है एग्जिस्ट करने के लिए, अपने बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो लिविंग नहीं है, उसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देंगे, नॉन लिविंग। तो इसमें आपको एक नोट लिख लेना चाहिए, एनीथिंग less than God, anything less than a cell is not living. Anything less than a cell is not living, यानी एक कोई चीज जिसकी इतनी भी औकात नहीं है कि उसमें एक सेल तक प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग लिविंग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसमें आपको जितनी चीजें लिखनी है लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे। आई होप आपको पहले का टॉपिक समझ में आया होगा, आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आपको 3 लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से मिलती है। पहले उसमें हमारे शेल्डन साहब, दूसरे हमारे थियोडोर श्वान साहब, और तीसरे हमारे रुडोल्फ वर्चो साहब। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स राइट, बट इफ आई एम नॉट प्लीज लेट मी नो। देखिए, मैथियस शेल्डन साहब जो थे वो पेशे से एक बॉटनिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट क्या होता है, पहले इसके बीच का मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। बॉटनिस्ट यानी ऐसे लोग जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जूलॉजिस्ट यानी ऐसे लोग जो एनिमल की स्टडी करते हैं। याद कैसे रखेंगे, आप जू में जाते हैं तो आपको एनिमल देखने के लिए मिलता है, आप बॉटेनिकल गार्डन जाते हैं तो आपको प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाले हैं पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी में। अब मैं लिख देती हूँ कि ये पेशे से कौन थे, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, अब हमारे शेल्डन भाई साहब ने 1838 में एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एग्जामिन कर रहे थे, और अब इस प्रोसेस में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स मिलके अलग अलग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बना रहे थे। यानी कि ही वाज एग्जामिनिंग a large number of plants, and he observed that different types of cells are making different types of टिश्यूज इन प्लांट। इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी। उसके बाद आते हैं हमारे श्वान भाई साहब, जो कि पेशे से एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट आपको अंतर पता है, ये भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। अब जब हमारे मैथियस शेल्डन साहब अपना मतलब जो भी एग्जामिनेशन है वो कर रहे थे प्लांट्स के ऊपर, उसी वक्त यानी उसके करीब, यानी कि टू बी मोर स्पेसिफिक 1839 में हमारे जो श्वान साहब है ये भी एनिमल्स की स्टडी कर रहे थे। उनमें उन्होंने देखा कि एनिमल के जो सेल हैं उसमें एक बहुत ही थिन आउटर लेयर है, जिसको आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है, यानी हम जैसे लोग यानी ह्यूमंस का, घोड़े बिल्ली और बकरी का। तो ये जो एनिमल सेल्स हैं इसके ना आजू बाजू में एक बहुत ही थिन लेयर प्रेजेंट है, जिसको आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ये उन्होंने तब बताया था। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने बताई थी कि जो प्लांट्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो है हर एक प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी। मतलब उन्होंने बताया कि प्लांट सेल जो है उनमें सेल मेम्ब्रेन तो होती है, एक थिन सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन उसके बाहर भी एक स्टिफ मेम्ब्रेन होती है, जिसको आज हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने दो चीज बताई, पहला एनिमल सेल has plasma membrane as its outer layer, और दूसरी चीज
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट इज द आउटर सेल वॉल। ठीक है, यानी एनिमल सेल में आपको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन दिखने मिलेगी, कोई भी सेल वॉल दिखने नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें आपको सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और बाहर की लेयर देखने मिलती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अब इस पूरे ऑब्जर्वेशन पे ना हमारे श्वान साहब ने एक हाइपोथेसिस दे दी थी। हाइपोथेसिस क्या थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cell and cell product. All organisms are composed of cell and cell products. लेकिन इन्होंने हाइपोथेसिस दे दी, फिर उसके बाद ये जो मैथ्यूस साहब और शेल्डन साहब थे, इन लोगों ने क्या किया, हाथ मिला लिया और क्या बना दी, एक सेल थ्योरी। लेकिन इस सेल थ्योरी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये नहीं बता पा रही थी कि, इसने बोला ठीक है आप कह रहे हो ना कि हर ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म ये जो नया सेल आ रहा है ये कहां से बनता है, ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यानी कि इनका ड्रॉबैक क्या था, couldn't explain formation of new cells। आई होप आपको ऊपर की चीजें दिख रही होंगी, अगर नहीं दिख रही है तो मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, आप अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। यहाँ मैंने लिखा है कि सेल थ्योरी का ड्रॉबैक वाज इट couldn't explain formation of new cells। यानी ये नहीं बता पा रही थी कि आपके हर ऑर्गेनिज्म में जो न्यू सेल्स बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कैच लेकर आए हमारे रुडोल्फ भाई साहब। इन्होंने बोला देखो यार, omnis cellula e cellula। तो रुडोल्फ भाई साहब ने बोल दिया था कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, किसी को मतलब समझ नहीं है, सब बोले भाई इंग्लिश में बात करो या तो हिंदी समझ में आने वाली भाषा में आप बात कीजिए। तो इन्होंने बोला देखिए यार, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, यानी ये जो नया सेल बन रहा है ना, ये पुराने सेल में कुछ तो भी प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से पुराना सेल न्यू सेल में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस क्या है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। एक जो आपका पुराना सेल होता है ये डिवाइड करके दो सेल में बना देता है, यानी कि ये हो गया हमारा पेरेंट सेल, ये हो गया हमारे डॉटर सेल। समझ में नहीं आया कोई इशू नहीं है, हम जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, कोई भी इशू नहीं आने वाला। अगर समझ में नहीं आया प्लीज स्किप। यहाँ देखिए ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला में सिंपल इनका बोलने का मतलब ये था कि जो न्यू सेल्स बन रहे हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की वजह से ही बन रहे हैं। यानी कि इसका इंग्लिश मतलब क्या है भाई, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। और फिर उसके बाद सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप मिला, और सेल थ्योरी को आज हम दो चीजों से जानते हैं। पहली कि ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और दूसरी चीज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। मेरे पास लिखने को कहीं जगह नहीं है, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं लिख देती हूँ। ठीक है, हमने लास्ट बोर्ड एंड किया था सेल थ्योरी टुक फाइनल शेप से, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। सेल थ्योरी टुक फाइनल शेप, यानी रुडोल्फ भाई साहब ने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया था। और आज हम सेल थ्योरी को समझते हैं दो पॉइंट से। पहला पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और दूसरा पॉइंट, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, सेल थ्योरी टू फाइनल शेप, और इनमें आपको 2 पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद साइंटिस्ट कॉर्नर पे आ जाए, आपको 2 साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे। पहले जो साइंटिस्ट है उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था, और दूसरे जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब है, उन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, बाद में, मतलब इनके बाद। अब क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन की बात हो गई है, तो मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर ले चलती हूँ और हम पढ़ते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। ठीक है, इन्होंने पहली बार डिस्कवर्ड डेड सेल, यानी लाइव सेल पहली बार हमारे एंटोन वॉन साहब ने देखा था, लेकिन हमारा डेड सेल सबसे पहले देखा था किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब जो थे उन्होंने बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच।